हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास 11th का फिज़िक्स पेपर जो आज ही कंडक्ट हुआ था हार्ड जोन एरियाज़ ऑफ जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न एंड लद्दाख के एरियाज़ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरीज़ ए, सीरीज़ बी एंड सीरीज़ सी के तीनों सीरीज़ को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इस बार आए हुए थे। क्या ये पेपर समर जोन के निस्बत टफ था या सिंपल था उससे। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर सीरीज़ ए को हम पहले डिस्कस करेंगे। सीरीज़ ए बी सी तीनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 26 आए हुए हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 70 हैं, यानी 70 मार्क्स का आपको थ्योरी पेपर आता है और टोटल टाइम आपके पास 3 आवर्स है। तो सीरीज़ ए, सीरीज़ बी और सीरीज़ सी को अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स वाले, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स वाले और 1-2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले। तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके आगे वाले क्वेश्चंस आपको तीनों सीरीज़ में सेम मिलते हैं, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक जो क्वेश्चंस हैं तीनों सीरीज़ में वो डिफरेंट आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी तीनों सीरीज़ में डिफरेंट है। वेयर एज उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 से आगे सारे क्वेश्चन 26 तक ये सारे क्वेश्चन आपको सेम आए हुए थे। तो स्टार्टिंग वाले आपको ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, बाकी आगे वाले क्वेश्चन आपको तीनों सीरीज़ में सेम आते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग में सीरीज़ ए को और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं बी और सी को, उसका मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। सीरीज़ ए को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम S1 to S2 S.ds। ठीक है, तो आपको जस्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करना था। तो इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना था, इंटीग्रेशन S1 to S2 S.ds। इसका आंसर आ जाता आपके पास S²/2। ठीक है, लिमिट शिफ्ट हो जाती है आपको राइट साइड S1 to S2। तो इसका आंसर आपको आना था 1/2 S2 का स्क्वायर माइनस S1 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आया हुआ था राइट डायमेंशन फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m⁻1 l⁻2 t⁻−1। ठीक है, m1 l2 t-1। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला नहीं निकालना आता तो आप क्या करते? आप E = h/nu एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करते, वहाँ से आप प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालते। ठीक है, H = E/nu और एनर्जी और न्यू का आप डायमेंशंस पुट करते और आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला मिल जाता। ठीक है, तो आपको, या अगर जिसको याद भी था तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला लिखना था m⁻1 l⁻2 t⁻−1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको आया हुआ था ए सीरीज़ वालों को, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आप पढ़ते हैं, लास्ट यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन का 1 मार्क्स का। तो क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज़ एन ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन इन विच द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। ठीक है, तो आपको सिंपल लिखना था कि एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स या force of the particle is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position। ठीक है, तो जस्ट आपको डेफिनेशन लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हुक्स लॉ को डिफाइन करना था आपको, स्टेट हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? आपने पढ़ा हुआ है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से क्वेश्चन आया हुआ है। हुक्स लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट किसी भी बॉडी के लिए, फॉर एनी बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हुक्स लॉ सिंपली बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो आपके पास आ जाता स्ट्रेस इज इक्वल टू E टाइम्स स्ट्रेन, वेयर E इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हुक्स लॉ को आपको जस्ट डिफाइन करना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, तो आपको डिफाइन करना था फोर्स्ड ऑसिलेशंस।
ठीक है, तो फोर्स ऑसिलेशन क्या होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, लास्ट यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है। फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, डैम्पर्ड ऑसिलेशंस, अनडैम्पर्ड ऑसिलेशंस, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं। आपकी सीरीज में फोर्स ऑसिलेशन आया हुआ है। तो फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है? जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है, और उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट फ्रॉम इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो, तो उस टाइम जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं ना बॉडी में, दैट ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, वो फोर्सफुली ऑसिलेशंस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखना था। सेक्शन बी में देखेंगे आप, सेक्शन ए में आपको ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं ये 1 मार्क्स के आते हैं। अब सेक्शन बी पे चलते हैं, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 2 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन एज बेस क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स। तो लेंथ, मास, टाइम यानी MLT को हम बेस क्वांटिटीज क्यों यूज़ करते हैं मैकेनिक्स में? तो सिंपल सी बात है कि मास, लेंथ और टाइम जो है ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम एक दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर। और जितनी भी बाकी सारी क्वांटिटीज़ है ना, हम इन 3 क्वांटिटीज़ को, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन 3 क्वांटिटीज से हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपको बताना था कि लेंथ, मास एंड टाइम कैन बी चोजन एज बेस क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स बिकॉज दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज। ठीक है, तो जस्ट आपको ये 1-2 लाइन में आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे आप क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5.0 एंड 5.00। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स से। ठीक है, सेकेंड यूनिट का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है JNK बोर्ड या स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड के लिए, और एंट्रेंस लेवल्स में भी ये क्वेश्चन आता हुआ है, नीट में भी ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। तो 5.0 और 5.00 पे आपको डिफरेंस बताना था। देखिए 5.0 जो है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 5.00 में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज 5.0 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 5.00 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो 5.00 है ना, इट इज़ अ बेटर मेजरमेंट। ठीक है, ये एक बेटर मेजरमेंट वैल्यू है। तो ये आपको बताना था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और बेटर मेजरमेंट आपको बता देते। अब चलते हैं आगे, आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 को आप पढ़ेंगे तो आपके पास आया हुआ था, ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन थीटा इज कांस्टेंट, a इक्वल टू कांस्टेंट एंड v इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जस्ट ड्रा करना था। ठीक है, जहाँ पर थीटा कांस्टेंट दिया हुआ है और एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी आपको यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल टाइप का ग्राफ था, इसको आप बना सकते थे, जहाँ पर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखाना था, VT ग्राफ व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ था आपके पास, व्हाई डज ए गन रिकॉइल व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड। तो ये आपको जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना था कि जब भी आप बिकॉज व्हेन द गन, जो आपकी गन है वो फोर्स लगाएगी बुलेट के ऊपर, ठीक है, उसको प्रोपेल करेगी आगे के लिए, तो बुलेट भी गन के ऊपर फोर्स लगाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसीलिए रिकॉइलिंग ऑफ गन का प्रोसेस होता है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। ठीक है, और इसको आप लिखते हैं F इजिकल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। उसके आगे आपको बोला गया था राइट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g एंड कैपिटल G यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका रिलेशन भी बताना था आपको। तो वो क्या है, G स्मॉल g इज इक्वल टू
कैपिटल G m/r², ठीक है, G इज इक्वल टू G m/r²। तो वो रिलेशन आपको यहाँ पे लिखना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेक्शन सी पे बच्चों। सेक्शन सी में आपके पास 11 से लेकर 22 तक, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 22 आपको 12 क्वेश्चन आए हुए हैं 3 मार्क्स के, ठीक है। तो देखते हैं सेक्शन सी में आपके पास ए सीरीज वालों को क्या क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर आपका अबेंशियो मेथड से क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार भी आया हुआ है। तो आपको डिफरेंशिएट करना था साइन एक्स बाय यूजिंग अबेंशियो मेथड, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 7 - 2x + 3x², फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपको वर्क डन के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना था, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx। आपके पास फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, F इज इक्वल टू 7 - 2x + 3x², और जो dx, ठीक है, जो आपका लिमिट्स हैं दैट इज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। तो लोअर लिमिट आपको 0 दिया हुआ है, अपर लिमिट आपको 5 दिया हुआ है। आप वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 5 F dx, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोर्स का इंटीग्रेशन करना था और लास्ट में आपके पास आंसर आराम से निकल के आता, जूल्स में आंसर आता, क्योंकि ये वर्क डन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी डिफरेंट आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन डिफरेंट आए हैं तीनों सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है तीनों सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 से आगे सारे सेम है। सो क्वेश्चन नंबर 13 तो हमने ऑलरेडी देख लिया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आई हुई थी, इनको एग्जाम्पल्स बता के एक्सप्लेन करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं लास्ट 2021 और 2022 के 2021 और 2020 के पेपर से सब क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 से आगे सारे क्वेश्चन सेम है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना था आपको, उसके लिए पोजीशन वेक्टर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना था किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का और रेडियस ऑफ गायरेशन K का, ठीक है। जस्ट आप 2-3 लाइनों में दोनों के आंसर कर सकते थे, 2-2 लाइन्स में, जस्ट सिग्निफिकेंस बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आया हुआ था और विस्कोसिटी का सिग्निफिकेंस भी बताना था आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी, विस्कोसिटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट बर्नौलीज थ्योरम, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आता था, इस बार 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज हीट इंजन ड्राइव एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो हीट इंजन से क्वेश्चन आया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। हीट इंजन को आपको डेफिनेशन बताना था और आपको ड्राइव करना था एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय केल्विन, प्लांक एंड क्लासियस स्टेटमेंट। तो आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट बतानी थी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बताने थे। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय ए गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आया हुआ है, आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में वर्क डन बाय द गैस के लिए एक्सप्रेशन बताना था, ठीक है। ये आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, ये जो प्रोसेस होते हैं इनके लिए वर्क डन के ऊपर क्वेश्चन आता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था आपको, या उसको डिस्कस कर सकते थे, और लास्ट में आपको डिफाइन करना था एब्सोल्यूट जीरो का डेफिनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट यूनिट से आया हुआ है, ठीक है, न्यूमेरिकल है। एक स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
and area of cross section 0.2 mm square is stretched under the tension of 20 Newton. Find the speed of transverse wave on the wire when it is plucked at midpoint. ठीक है, तो लास्ट जो आपकी वेव्स एंड ऑसिलेशन जो लास्ट यूनिट है आपका क्लास 11th का लास्ट यूनिट 11th यूनिट, वहाँ से आपका न्यूमेरिकल आया हुआ 3 मार्क्स का। ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर जहाँ पर आपको ट्रांसवर्स वेव्स का स्पीड निकालना था। सो आप वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स या वेलोसिटी ऑफ वेव्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू, वेयर t इज़ द टेंशन और म्यू इज़ द मास पर यूनिट लेंथ। तो वहाँ से आपको म्यू निकालना था पहले, ये जो आपके पास डाटा दिया हुआ है, और उसके बाद टेंशन तो आपको गिवन है, तो आप आराम से वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव निकाल सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन डी के ऊपर। सेक्शन डी में आपके पास एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, देखते हैं क्या आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल, व्हाट विल बी द न्यू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जो अर्थ है अगर वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड 1 ईयर का, 1 ईयर में, ठीक है, 1 साल में जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और टाइम टेकन इज 1 ईयर, तो मतलब आपके पास t1 टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ दिया हुआ है 1 ईयर। अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज डबल्ड, अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल करते हैं, व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो आपको t1 दिया है 1 ईयर, t2 आपको निकालना है। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप लेते हो सपोज r1, ठीक है, r1 इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, तो अब ये बोलता है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है अर्थ और सन के बीच में, तो मतलब r2 जो इसने दिया है दैट इज r2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स r1। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना था, यहाँ पर आपको यूज़ करना था केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, या आप बोल सकते हैं t1 का स्क्वायर बटा t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब बटा r2 का क्यूब। ठीक है, तो आपके पास जो t1 है, ठीक है, यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो 1 ईयर दिया हुआ है। t1 इज इक्वल टू 1 ईयर, t2 आपको निकालना है। r2 आपके पास दिया था ट्वाइस r1, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन डबल कर दिया गया है, तो r2 इज इक्वल टू ट्वाइस r1 पुट कर देना था आपको। तो यहाँ से आपको जो रिलेशन आप सॉल्व करते तो उसके बाद आपको t2 इज इक्वल टू t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाता, फिर आप t2 निकालते तो आपको 2√2 ईयर्स आता। तो न्यू टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ विल बी 2√2 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलते हम आगे सेक्शन ई के ऊपर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, देखते हैं क्या क्या आए हुए हैं। 24, 25, 26 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं 5 मार्क्स वाले। लॉन्ग आंसर टाइप में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डिड्यूस द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 1 डायमेंशन बाय फॉलोइंग कैलकुलस मेथड। तो ये आपको क्या आया हुआ है, ये आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस आए हुए थे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, 1 डायमेंशंस के केस में इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको डेराइव करने थे। ठीक है, बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, बहुत सिंपल था। तो आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये रिलेशंस आपको ड्राइव करने थे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। यहाँ पर रिलेशंस आपको दिए नहीं थे, आपको खुद से सोचना था। ठीक है, कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं, तो उनको आपको ड्राइव करना था कैलकुलस मेथड से। या आपको आर में आया हुआ था व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इनकी एग्जांपल्स बतानी थी और प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बताना था।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आते रहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में ऐसा आपको एक क्वेश्चन करना था। दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, रिपीटेड थे, लास्ट ईयर के बहुत सारे टाइम से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया के टाइप्स आए हुए हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तीनों टाइप्स ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करना था, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करना था एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, या आपको अगर ये नहीं आता तो आप आर में कर सकते थे। व्हाट इज फ्रिक्शन? डिस्कस द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा लेंथी नहीं है, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 पार्ट आए हुए हैं। डिफाइन स्टेशनरी वेव्स, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग नोड एंड एंटी नोड। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव्स का आपको डेफिनेशन बताना था और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे नोड और एंटी नोड के ऊपर, कि नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं स्टेशनरी वेव्स में जो बनते हैं। सेकेंड पार्ट इसका आया हुआ था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26, या आप आर में कर सकते थे। व्हाट आर बीट्स, हाउ बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन। बीट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्टेशनरी वेव्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बीट्स भी आप कर सकते थे। इनका प्रोडक्शन आपको बताना था, एक्सप्लेनेशन देना था थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज़ ए का कंप्लीट डिस्कशन। अब हम सीरीज़ बी और सी में जस्ट जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 1 और 2 मार्क्स के, जो ए से डिफरेंट हैं बी और सी में, उनका ही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 से आगे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 से आगे जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वही बाकी सीरीज़ में आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम आगे वाली सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम सीरीज़ बी देख रहे हैं। तो देखते हैं कि सेक्शन ए में, यानी वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सीरीज़ बी में आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको फिर इंटीग्रेशन का आया हुआ है। यहाँ पर भी इवेलुएट करना आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम यू टू वी डी वी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना था, तो इसका आंसर आज आपके पास आ जाता v²/2 लिमिट्स फ्रॉम यू टू वी, और 1/2 को आप कॉमन ले लेते तो v की जगह v² की जगह पे आप पहले अपर लिमिट पुट करते माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आ जाता आपके पास 1/2 v² - u²। दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट डायमेंशन फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का आपको यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला बताना था। तो क्या होता है सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला? दैट इज m⁴1 l⁴0 t⁻⁻2, m1 l0 t-2। ठीक है, तो ये आपको जस्ट लिखना था 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफाइन पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का आप डेफिनेशन बता सकते थे आराम से। ठीक है, क्या होता है पीरियोडिक मोशन? ए मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आवर एंड आवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, कोई मोशन जो खुद को रिपीट करती है, ठीक है, आफ्टर ए प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, या हार्मोनिक मोशन भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ था, डिफाइन प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल्स। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है? देखिए, आप 2 टाइप के सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, इलास्टिक सब्सटेंसेस एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक होता है जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्म होता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स आप हटाते हो तो वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वापस रीगेन करता है। लेकिन प्लास्टिक सब्सटेंसेस या प्लास्टिसिटी ऐसी चीज़ है कि एक बार डिफॉर्मेशन आ गया मटेरियल में, ठीक है, सॉलिड मटेरियल में, तो दोबारा वो फिर अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं कर सकता।
तो आप सिंपली बता सकते थे कि प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स दैट इट डज नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जैसे ही आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हो तो उसके बाद वो फिर अपनी शेप को या अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर सकता। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो दैट इज राइट द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, T इज इक्वल टू 2π√L/g। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक्शन बी पे चलते हैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6, नेम फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट्स आर ल्यूमन एंड वाट। हुज यूनिट्स आर ल्यूमन एंड वाट। तो ल्यूमन किसका यूनिट होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स का। और वाट ये तो आपको पता है, पावर का। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का ये वैल्यू है और इसको हम चेंज करने वाले हैं। ये SI सिस्टम है, इसको CJ सिस्टम के लिए दिखाना है। तो इसका आना था आपके पास 6.6 × 10⁻8 ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड (-2). ठीक है, अब आगे चलते हैं। नंबर 8 देखिए, यहाँ पर भी आपको ग्राफ ड्रा करना था। ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलने थे। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज द स्विमर पुश द वाटर बैकवर्ड। तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इन ऑर्डर टू स्विमर वाटर को बैक पुश करता है सो दैट ही कैन मूव फॉरवर्ड। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी इज वेटलेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ, वाई। तो इसका सिंपल आंसर है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है डेट इज g इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे x पावर n का आपको डिफरेंशिएशन करना था बाय यूजिंग एबिंशो मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो जो ए सीरीज़ था वहाँ पर आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आई हुई थी। यहाँ पर आया हुआ है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन सारे सेम है। तो अब चलते हैं हम सीरीज सी पे, उसके देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या है वहाँ पे। सो दिस इज सीरीज सी। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो सेम देखिए, आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t a dt। ठीक है, तो a यहाँ पे कांस्टेंट आता बाहर, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t dt दैट इज a इंटू t-0 कर लेते आप लिमिट्स यूज़ करते, तो आपका आंसर at ही आता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला लिखना था आपको m⁻1 L3t-2, यही होता है आई थिंक। फिर उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन बतानी थी। फिर टेंसाइल स्ट्रेस आया हुआ था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे अगर कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, एक्सेलरेशन होती है 0 और एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी होती है 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन वहाँ पे होती है मैक्सिमम। तो मेन पोजीशन के केस में एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना था 0। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन E इज इक्वल टू 1/2 mv² विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो आपको एनर्जी का लेफ्ट हैंड साइड का भी डायमेंशन और राइट हैंड साइड जो है 1/2 mv², तो दोनों का डायमेंशन फार्मूले चेक करने थे और देखना था कि डायमेंशंस इक्वल आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m⁻1 L⁻2 t⁻-2 और राइट साइड देखोगे तो m⁻1 है m का, v² का हो जाएगा
L1T-1 का होल पावर 2, ठीक है। तो ये दोनों साइड के डायमेंशंस आपको m⁴1 L⁴2 T⁻⁻2 ही आता है। तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, इस तरह आपको करना था। हेंस द अबव इक्वेशन इज एक्यूरेट, डायमेंशनली एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट्स आर टेस्ला एंड वाट। तो टेस्ला किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक फील्ड का, या आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वाट तो आपको पता है, इट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या आया है इस केस में। सीरीज सी के केस में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 9, ए क्रिकेट प्लेयर लॉवर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल, व्हाई। तो ऐसा क्यों करता है क्रिकेटर? व्हाइल कैचिंग ए बॉल ही लॉवर्स हिज हैंड्स बिकॉज इट इंक्रीज द टाइम ऑफ द कैच, विच इन टर्न क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन मोमेंटम हो जाएगा और उसको इंजरी नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ मोशन एफ इक्वल टू dp/dt, ठीक है। तो अगर मोमेंटम में थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है, मोमेंटम में थोड़ा डिक्रीज होगा, तो उसके लिए कैच का टाइमिंग इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई जो मोमेंटम है वो कंप्लीट हाथों पे यूज़ नहीं होगा और इंजरी से बच सकता है क्रिकेटर, ठीक है। तो यही आपको लिखना था, बिकॉज this increases the time of the catch, which on the other hand decreases the momentum, and hence the cricketer gets prevented from injury, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करना था और रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी बताना था। तो क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? Escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upwards in order that it just escapes the Earth's gravitational field, ठीक है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस कर सके, उतनी वेलोसिटी अगर किसी बॉडी को आप देते हो, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और इसका वैल्यू आपको पता ही है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। और आर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है? तो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन होता है √2gm/r और आर्बिटल का होता है gm/r, √gm/r। तो इनका जो रिलेशन आपको निकलेगा जब आप डिवाइड करोगे दोनों को, तो एक रिलेशन बनेगा एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, या आप लिख सकते थे ve इज इक्वल टू √2 टाइम्स VO, ओके। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इस सीरीज़ में सी सीरीज़ में आया हुआ है, डिफरेंशिएट e⁴ax बाय यूजिंग एबिंशो मेथड। तो e⁴ax आया हुआ है सी सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 12 तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सी सीरीज़ वालों को वर्क एनर्जी थ्योरम आया हुआ है। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 26 सारे क्वेश्चन सेम आते हैं, ओके। तो दैट वाज योर फिजिक्स पेपर क्लास 11th जो कंडक्ट हुआ था हार्ड जोन एरियाज ऑफ जम्मू JNK एंड लद्दाख के एरियाज़ में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।